संपूर्ण भारत के छात्रगण, जो भी छात्रगण एनसीईआरटी पैटर्न पर पुस्तक पढ़ रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड में अध्ययनरत थे 10वीं कक्षा में, उनके लिए फिर से सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय लाजवाब रोचक अंदाज में लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर है। और फिर से आपका सामाजिक विज्ञान के इतिहास से आपको तीसरे चैप्टर में प्रस्तुत कर रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना मूलतः तीसरा चैप्टर है। ये आपको 10th के एग्जामिनेशन में भी काम देगा एंड इवन दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द पीसीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो प्लीज बी सीरियस एंड लिसन इट। तो मैं शुरुआत करता हूं। भूमंडलीकृत कहते हैं किसको? तो भूमंडलीकृत कहते हैं कि भूमंडल अर्थात पूरी दुनिया एक गांव के रूप में चला आवे, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के रूप में चला आवे। कहीं से भी कोई व्यक्ति कहीं भी व्यापार कर ले, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी व्यवसाय कर ले, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग भूमंडलीकृत कहते हैं कि भूमंडल पूरा दुनिया गोल है और किसी जगह से किसी जगह भी व्यवसाय का ये सुविधा होना भूमंडलीकृत का मूल कॉन्सेप्ट है। जैसे कि जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, लाइक शी द अमेजन कंपनी यू ऑलरेडी लिसन द, आप बहुत सारे सामान भी अमेजन कंपनी से बनाए हुए। जोसेफ बेजोस अमेरिका का है और देखिए अमेजन कंपनी पूरी दुनिया में अपना व्यापार और वाणिज्य करती है, अपना व्यवसाय करती है, लाभ कमाती है। तो भूमंडलीकृत का ही कॉन्सेप्ट से आया है। तो भूमंडलीकृत में है आखिर लोग क्यों एक देश से दूसरे देश जाते हैं, क्यों एक देश से दूसरे देश ट्रेवल करते हैं, तो इसके बारे में जानिए कि यात्री हो या व्यापारी हो या तीर्थ यात्री हो, प्राचीन काल से ही, आरंभ से ही, जब से आपका दुनिया है तो उनको एक टेस्टिंग नेचर का होता है। तो वो आपको आध्यात्मिक शांति के लिए या दमन से बचने के लिए, उत्पीड़न से बचने के लिए या कौतूहलवश कुछ चीज खोजने के लिए ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाते रहे, एक देश से दूसरे देश जाते रहे। जस्ट फॉर द एग्जांपल, हाउ वास्को डी गामा केम इन द इंडिया। वास्को डी गामा कैसे आया 1498 ईस्वी में? वो आया और भारत भ्रमण पर आया तो कई नई चीज को लेकर के गया। यहां से मसाला लेकर के गया और जब पश्चिम देश मसाला को चखे, भारतीय मसाला को, तो 7 गुना दाम में वहां जाकर के बिका। तो समुद्री छोटे मार्ग से वास्को डी गामा ने उसको खोज किया था। तो वो अलग अलग क्षेत्र में जो जाने की प्रक्रिया आरंभ से ही चलती रही। अब यहां पर जब वो जाते थे तो तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, अपनी सोच, अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने आहार, अब कई सारी ज्ञान को लेकर के जाते थे और वहां से भी सीखते थे। तो इस तरह से पूरी दुनिया में विचार का आदान प्रदान, रहन सहन, खान पान, संस्कृति का आदान प्रदान चलता रहा और इससे नई नई चीज के बारे में पता लगा। कुछ आविष्कार भी हुई, कई आविष्कार एक देश से दूसरे देश गई और कई बीमारियां भी गई एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होने में। अब जैसे कि तू देखले होगा, यह बार देखले होगा कि यू हैव सीन दैट कि कोरोना आपको चीन में उपजा और पूरी दुनिया में फैल गया। जस्ट यू हैव सीन द एग्जांपल कि हाउ कोरोना एपिडेमिक ये आपको सर्कुलेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसलिए आदमी आते गए जाते गए, हवाई जहाज से आते गए, एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, ये फैलते चला गया। तो वैसे ही भूमंडलीकरण प्रक्रिया में सारी चीज एक देश से दूसरे देश जाते चला गया। अब यहां पर जस्ट ये सी वन थिंग, सिल्क रूट कहते हैं, इतिहास में पढ़े होगा कि रेशम का मार्ग एक ऐसा मार्ग था जहां से रेशम, जैसे कि चीन का रेशम, भारत का रेशम पूरी दुनिया में विख्यात था। कपड़ा बनाने में राजा, महाराजा, रानी ये सब रेशम को पसंद करते थे। बड़े बड़े धनाढ्य सामंत वर्ग जो होते थे वो सब पसंद करते थे और ये सब कपड़े का इस्तेमाल करते थे। तो एक देश से दूसरे देश, खास करके भारत और चीन से रेशम जाया करता था। तो रेशम जिस रास्ते से जाया करता था उसको सरकार, उसको जो राजा होते थे प्रोटेक्शन भी देते थे और उस रास्ते को ही सिल्क रूट कहा गया। और उसी रूट से फिर अन्य व्यापार वाणिज्य भी शुरू हो गया, जिसमें चीनी पॉटरी मीन्स कहते हैं बर्तन, अच्छे चित्रकारी किए हुए बर्तन, कपड़ा, मसाला, ये सब इसी क्षेत्र से जाने लगा। उसके बाद अगली प्रक्रिया में क्या हुआ कि जब एक देश से दूसरे देश जाने लगे तो किसान भी जाने लगे, व्यापारी भी जाने लगे, ट्रेवलर भी जाने लगे, जिनको ज्ञान हासिल करना था वो भी
जाने लगे। तो उस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग फसल भी एक क्षेत्र से दूसरा क्षेत्र पहुंचने लगा। लोग नए नए फसल से परिचित हुए, नए नए खाद्य पदार्थ से परिचित हुए, जैसे कि आलू हुआ, सोया हुआ, मूंगफली हुआ, मक्का हुआ, टमाटर हुआ, मिर्च हुआ, शकरकंद हुआ। ये सारी चीज भारत की अपनी नहीं है। भारत ने कहीं से भारत में आया, फिर भारत में बोया गया, भारत के लोग परिचित हुए, फिर इसका खेती करने लगे। आज तो आलू जम करके खेती की जाती है भारत में। आज देखिए कि सोया, मूंगफली, इन सब की खेती की जाती है, मक्का, टमाटर, सब की खेती की जाती है। तो इसमें कई बार ऐसे होते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश लोग शिफ्ट करते थे, वहां बसते थे, तो नई नई फसल का भी आगमन होता था, नई नई फसल से भी परिचय होता था। तो उसी तरह कि जैसे आलू के बारे में जान लीजिए कि जब तक आलू का इस्तेमाल यूरोप देश में नहीं होता था, तो वहां पर काफी गरीबी थी, काफी परेशानी थी, काफी उसमें लोग को खाद्य पदार्थ की समस्या होती थी। लेकिन जब आलू से परिचित हुए, वहां आलू की खेती की जाने लगी, आलू का आयात किया जाने लगा, तो वहां के लोग का पौष्टिक आहार आलू बन गया। आलू में हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक रहती है, कार्बोहाइड्रेट बल्कि स्टार्च की मात्रा अधिक रहती है, और आलू गरिष्ठ भोजन माना जाता है। तो वहां के गरीब लोगों के लिए भोजन का एक प्रमुख अवयव बन गया सब्जी के लिए। अभी भी आप देखिए, भारत में भी देखिए, आलू बैगन की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, उसके बाद आपको इसमें हर तरह का आलू परवल की सब्जी। देयर आर ए लॉट ऑफ डिशेज इन द वेजिटेबल वी आर यूजिंग द पोटैटोस। हम लोग पोटैटो का इस्तेमाल करते हैं। तो आलू यूरोप के गरीब के जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन ला गया। एक बार तो ऐसा हुआ यूरोप में कि एक साल अकाल पड़ा और आलू की फसल न हुई। परिणाम हुआ कि गरीब लोग को बहुत परेशानी हुई, भूखमरी चले आई, बहुत लोग समय से पूर्व मर गए। आलू आने के बाद फायदा क्या हुआ? यूरोप के गरीब का जीवन में खास करके खाद्य पदार्थ के मामले में अच्छा हुआ, उनकी औसत आयु बढ़ गई, उनका एज फैक्टर वो इंक्रीज कर गया। आलू इतना महत्वपूर्ण, आज भारत में भी सब्जी का एक मुख्य आधार आलू है। अब यहां पर देखते हैं कि जब एक देश से दूसरे देश जाते थे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा ही चीज आया, ऐसा नहीं कि सिर्फ संस्कृति, आचार व्यवहार, अच्छे ज्ञान, आविष्कार, इन्हीं सब का नहीं हुआ, बल्कि कुछ बीमारियां भी जाती थी। हमने जस्ट आपको एग्जांपल दिया कोरोना का। तो उस समय चेचक का भी प्रकोप बढ़ गया। स्पेन तो एक ऐसा देश था जो जहां जाता था तो चेचक लेकर के जाता था। कहा जाता था कि जो काम स्पेन का हथियार नहीं कर सका, वो चेचक कर दिया, क्योंकि अन्य देश में चेचक के बारे में प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अमेरिका में यदि गए स्पेन के लोग, तो वहां पर चेचक की प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। परिणाम हुए कि वहां के आदमी पटापट मरने लगे और स्पेन वहां पर आधिपत्य कर लिया, क्योंकि स्पेन के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी थी। उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता चेचक के प्रति आ चुकी थी। तो चेचक ने भी एक दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन ला दिया कि एक देश दूसरा देश से हथियार से न हमला करके बीमारियों से हमला करने लगता था, इस तरह का। आज आप देखिए, कोरोना में चीन सारा विश्व में फैला दिया, लेकिन चीन उतना प्रभावित नहीं हुआ। चीन अपना व्यापार वाणिज्य बहुत बढ़ा लिया, लेकिन भारत परेशान हो गया, ब्राजील परेशान हो गया, अमेरिका परेशान हो गया। आज चीन अपना व्यापार और वाणिज्य काफी जो काम चीन का बौद्धिक क्षमता नहीं कर सका, वो बीमारी से कर लिया। अब तीन तरह का प्रवाह हम लोग देखते हैं 19वीं शताब्दी आते आते तक। 1815 से लेकर के 1914 के बीच तीन तरह का प्रवाह हम लोग देखते हैं। एक प्रवाह देखते हैं कि जैसे उसमें कई तरह का प्रवाह, लेकिन इसमें हम देखें कि जब एक व्यक्ति जब एक देश के लोग दूसरे देश जाते थे या वहां बसते थे, वहां तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी कई कारक उससे प्रभावित होते थे। तो तीन तरह का प्रवाह देखने को मिला। एक मिला वस्तु का प्रवाह, दूसरा श्रम प्रवाह और तीसरा पूंजी का प्रवाह। कि वस्तु का प्रवाह, व्यक्ति जो जाते थे तो अपने साथ कुछ सामान भी लेकर के जाते थे, सामान भी, और वहां पर नया सामान पहुंचता था, नई तकनीक भी पहुंचती थी। दूसरा था कि श्रम प्रवाह। श्रम प्रवाह क्या कि व्यक्ति बहुत सारे गए, जहां पर मजदूरी करने के लिए गए, काम करने के लिए गए। जैसे कि देखते हैं कि वेस्ट इंडीज हो, कैरिबियाई द्वीप हो, फिजी हो, वेस्ट इंडीज के देश हो, दक्षिण अमेरिकी देश में भारत के लोग मजदूर के रूप में गए थे, और गए थे गन्ना की खेती के लिए। ब्रिटिश ने उनको ले गए थे। बहुत लोग तो वहां बस गए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि तीन तरह का प्रवाह, वस्तु का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और एक पूंजी का भी प्रवाह। कि जब व्यक्ति जाते थे तो पूंजी लेकर के भी जाते थे, या व्यक्ति इतना धनाढ्य हो गए
जो एक जगह से पूंजी दूसरे जगह सर्कुलेट करने लगे, दूसरे जगह उसको इन्वेस्ट करने लगे, ये एक नई प्रवृत्ति डेवलप हुई। तो तीन तरह के प्रवाह, कौन कौन प्रवाह? एक प्रवाह वस्तु का प्रवाह, जिसमें कपड़ा और गेहूं मुख्य रूप से उस समय था। इसके बाद श्रम का प्रवाह, कि काम के खोज में एक देश के लोग दूसरे देश में बस गए, वहां चले गए, वहां काम किए, कुछ लौट के चले आए। और तीसरा पूंजी का प्रवाह, जब पैसा बहुत हो जाता था तो पूंजी को भी दूसरी जगह भेजने लगे। अब 1890 ईस्वी आते आते तक एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था डेवलप हुई। इसमें अब तकनीक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई। तकनीक का भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि चौतरफा उसका असर देखने को मिला। जस्ट यू कैन सी द एग्जाम्पल नाउ, द सी द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट। नाउ यू कैन इमेजिन द पावर ऑफ इंटरनेट। इवन the people, even the businessmen of the America doing their business with the help of internet. इंटरनेट की मदद से जम करके बिजनेस कर रहे हैं। तो तकनीक जो आया तो उसका चौतरफा असर पड़ा, सामाजिक असर भी पड़ा, आर्थिक असर भी पड़ा, राजनीतिक असर भी पड़ा। आज इंटरनेट की दुनिया इतनी प्रभावी है कि एक देश की सरकार तक बदल देती है। हाल फिलहाल में पता लगा जो ट्यूनिशिया की सरकार जो है सिर्फ फेसबुक या हम कहते हैं इंस्टाग्राम या माने जो ट्विटर के माध्यम से बदल दिया गया इतना। इसके बाद आर्थिक, आप देख लीजिए इंटरनेट की शक्ति, इसमें फेसबुक की शक्ति, इंस्टाग्राम की शक्ति से आप देख लीजिए कि मूलतः आप देख लीजिए कि अमेजन का ले लीजिए, फ्लिपकार्ट का ले लीजिए, दुकान कहीं, सामान कहीं व्यक्ति को पहुंच जाता है और उसका पेमेंट भी हो जाता है और बड़ा सारा कुछ तकनीक के कारण ये सब संभव हो गया। लेकिन इसके बाद कुछ और भी हुई राजनीतिक, कि जब उस समय देश एक दूसरे देश जाने लगे, औद्योगिकरण ब्रिटेन में चला आया, तो कच्चा माल की जरूरत पड़ी। औद्योगिकरण के लिए चाहिए कोयला, उसके लिए चाहिए बिजली, उसके लिए चाहिए मजदूर भी चाहिए। तो औपनिवेशीकरण का शुरुआत हुआ। औपनिवेशीकरण माने कि गरीब देश या ऐसे देश जहां पर संसाधन था, कोयला था, पेट्रोलियम था, कच्चा तेल था, लकड़ी था, इन सब के संसाधन के दोहन के लिए कपास था, कई तरह के और भी उपयोगी सामग्री थे। तो उनको उपनिवेश के रूप में उसको जा करके वहां पर फिर राजनीतिक पक्ष में भाग लेना, धीरे धीरे उस देश को गुलाम बना लेना और उसके संसाधन का दोहन करना। भारत भी ब्रिटेन का गुलाम इन्हीं औपनिवेशीकरण के ही कारण बना था। तो ये सब खूब चलने लगा। इसके बाद देखिए उस समय यातायात परिवहन में रेलगाड़ी चले आई, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनने लगी, मालगाड़ी बनी जहां से एक्सपोर्ट होता था, बड़े बड़े पोत बनने लगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा। अब देश औद्योगिकरण में इतना आगे बढ़ गया तो कच्चा माल की जरूरत हो, उसको औपनिवेशीकरण का भी जरूरत हो गया। तो ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, डेनमार्क, ये सब देश, नीदरलैंड, ये सब अन्य देश, ऐसे देश जाकर के उसको उपनिवेश के रूप में उसको गुलाम बना लेते थे। वहां पर तिकड़मबाजी करके भारत पर भी, आखिर ब्रिटेन जो आए थे सबसे पहले व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन वहां पर भारत को गुलाम बना लिया गया और लगभग 250 वर्ष तक भारत के संसाधनों का उन्होंने दोहन भी किया। तो उपनिवेशवाद का प्रचलन हो गया। व्यापार और बाजार इतना हावी हो गया कि उसमें प्रतिस्पर्धा होने लगी, उसके लिए अब लड़ाई झगड़े तक होने लगे। अब जैसे ब्रिटेन और फ्रांस का 3 बार आपको युद्ध हो चुका है, भारत में भी उसके संदर्भ में युद्ध हुआ। जो देश सरवाइव कर पाया वो देश वहां पर लीड किया। इसके बाद देखिए कि 1885 में यूरोप के ताकतवर देश क्या किए कि अफ्रीका का देश नक्शा पर ही बंटवारा कर लिए। इसीलिए आप देखिएगा अफ्रीका का देश का सीधा आपको नक्शा में चिन्ह मिलेगा, लगता है कि जैसे इंच लेकर के, कोई स्केल लेकर के खींचा गया है। तो ये था औपनिवेशीकरण का प्रभाव कि अफ्रीका का देश गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे, कुपोषित थे, वहां जाकर के ये लोग ब्रिटेन, फ्रांस, अन्य यूरोपीय देश ने अपना अपना हिस्सा बांट लिया और जम करके दोहन शुरू किया। और देखिए फिर कि भारत से उसी काल में कि भारत से भी श्रमिक को ले जाया गया, अनुबंधित श्रमिक, मींस जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिटेन ने भारत के श्रमिक को कॉन्ट्रैक्ट पर ले जाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी थे, बिहार के भी थे, तमिलनाडु के भी थे, कुछ मध्य प्रदेश के भी थे। इन लोग को ले जाया गया कैरिबियाई द्वीप।
कैरिबियाई द्वीप ले गया गया कि गन्ना की खेती करने के लिए। तो गन्ना की खेती करने के लिए बहुत सारे लोग गए। उनका नियम यह था कि 5 वर्ष काम करना है तो फिर लौट करके चले आ सकता है। एग्रीमेंट बना लिया गया था, एग्रीमेंट, और काफी उनके साथ शोषण भी किया। कई लोग तो वहां गए तो बस ही गए, फिर वापस नहीं आए। तो उनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था, और सिर्फ गन्ना की खेती के लिए नहीं, बल्कि बागान की खेती के लिए, खादान के लिए भी, सड़क रेल निर्माण के लिए भी, परियोजनाओं के लिए भी ये किया जाने लगा। तो ये एग्रीमेंट पॉलिसी जो चली, इसमें कई सारे गरीब लोग इसमें फंस करके काफी उनका शोषण भी हुआ, बहुत लोग वहां बस गए। चूंकि भारत में कुटीर उद्योग बर्बाद हो चुका था। कुटीर उद्योग माने कि घरेलू उद्योग जो छोटे पैमाने पर कम लागत पर बनता था, औद्योगिकरण ने उसको नष्ट कर दिया। अब कुटीर उद्योग के जो करने वाले थे वो सब मजदूर बन गए तो वो सब चले गए। इसके बाद बटाईदारी प्रथा जो यहां चलती थी, उसमें भी जमींदार लोग, चूंकि कभी फसल डूब जाता था, कभी सुखाड़ आता था, बटाईदारी या ठेका को न पूरा कर पाने के कारण उनका जमीन चला जाता था। तरह तरह के उन पर अपमानजनक शर्तें लाद दी जाती थी, उनको दंडित किया जाता था। परिणाम स्वरूप वो हुआ कि मजदूर बनकर के दूसरे देश जाने लगे। तो इसमें कई जैसे बिहार उत्तर प्रदेश वाले तो कैरिबियाई द्वीप की ओर किए, और तमिल और प्रवासी ये सिलोन और मलाया जाकर के काम करने लगे। मजदूर का जो एग्रीमेंट होता था, वो वहां पर एक बिचौलिया होता था। जो बिचौलिया होता था, उस बिचौलिए के साथ, एजेंट के साथ मालिक उसको करते थे, और वो बिचौलिया मजदूर को कलेक्ट करके ले जाता था। वो बिचौलिया कमीशन पर काम करता था, काफी कमीशन उसको बनता था बिना किए हुए काम को, और मजदूर के साथ झूठ बोल करके, उनके साथ झूठ उसको फड़े में फंसा करके और दूसरे देश ले जाया जाता था। आप देखिएगा कि बीएस नायपाल का नाम सुने होगा, जिन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार हासिल किया था। ये भी त्रिनाद और टोबैगो में, ये इनके बहुत पूर्वज, ये भारत के ही मूल रूप से, ये भारत के ही वंशज हैं। उनके पूर्वज ही गए थे और वही बस गए, और तब इनको यहाँ वहीं के जीवन पद्धति के बारे में उन्होंने लिखा, जिस पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी का नाम सुना होगा, राम नरेश शर्मा, शिव नारायण चंद्रपाल। ये सब कैसा नाम है, वेस्ट इंडीज का नाम है, लेकिन भारतीय नाम से मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि उनके बाबा दादा पूर्वज कभी वहां जाकर के बस गए, लेकिन भारतीय संस्कृति को वहां अभी भी मेंटेन किए हुए हैं, इसीलिए उनका ये नाम है। तो इस तरह से भूमंडलीकरण का एक पार्ट में हम लोग देखते हैं कि कैसे लोग सब एक देश से दूसरे देश जाकर के बस गए। लेकिन जब भारत धीरे धीरे सशक्त हुआ तो 1921 में इस परंपरा को बंद कर दिया गया, और इसका व्यापक विरोध हुआ, और कांग्रेस ने कहा नहीं, भारत के लोग मजदूर बनने के लिए सिर्फ नहीं जाएंगे तो बराबरी के स्तर पर जाएंगे, वहां का भी व्यक्ति यहां आवेगा। तो 1921 में इस प्रथा को, एग्रीमेंट वाली प्रथा को बंद कर दी गई। तो अभी मैंने सिर्फ आपको पहला पार्ट आपको बतलाया है, और यदि आपको पसंद आया तो भैया आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी मैं दूसरे वीडियो लेकर के मिल रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।